मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में 2-3 अहम खबरें आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तो आपको बताएंगे कि जनाब एक लड़ाई बड़ी आजकल सोशल मीडिया पर मशहूर हुई है और शेर अफजल खान साहब, जो कि मैं पहले ही पिछले व्लॉग में उनके ऊपर काफ़ी बात कर चुकी हूँ, बड़े जज्बाती से आदमी हैं और जाहिर है फिर जज्बात में आकर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो शेर अफजल खान मरवत साहब ने एक टीवी टॉक शो में सेनेटर अफनानुल्लाह साहब की पिटाई लगाई और उनको ठीक ठाक लताड़ा है, जिसके बाद एक हर तरह की राय जो है सोशल मीडिया पर हमें नज़र आ रही है। तो इसका एक एनालिसिस भी करेंगे आपके सामने। फिर कुछ बात करेंगे जो धरना केस जो है उसकी समाअत जो चल रही है उसके ऊपर भी गैलप सर्वे ने भी कुछ चीज़ें सामने लाई हैं, तो उसके ऊपर क्या मेरी राय है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो काफ़ी कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा, एक तो मैं पहले सबसे ये बात बता दूं कि शेर अफजल खान मरवत साहब की जो वीडियो अभी तक सामने नहीं आ सकी, लेकिन कुछ तस्वीर ज़रूर वायरल हुई हैं और उसमें देखा जा सकता है कि जैसे वो पिटाई लगा रहे हैं ठीक ठाक सेनेटर अफनानुल्लाह की। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब जो हैं वो मुशाहिदुल्लाह खान साहब के साहबजादे हैं और मुशाहिदुल्लाह खान साहब भी बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि खुलकर तनकीद करने वाले, और फिर उसके साथ साथ बाज़ात ऐसी गुफ्तगू कर जाते थे जोश खताबत में कि जो काफ़ी नागवार गुजरती थी। यानी आप कह सकते हैं कि हार्ड लाइनर थे बेसिकली PMLN में वो, और मुखालिफिन के लत्ते लेने में और उनकी ठीक ठाक यानी कि वो कहते हैं जिसको इज़्ज़त अफजाई करते थे वो, तो उनका अपना भी लबो लहजा कुछ इसी किस्म का था। और आगे सेनेटर अफनानुल्लाह साहब के बारे में भी आप ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल भी मोहतात गुफ्तगू नहीं करते हैं, काफ़ी गैर मोहतात भी हो जाते हैं और बाज़ात वो बदतमीज़ी में भी फॉल करती है। तो बहरहाल अफनानुल्लाह साहब जो हैं वो एक टीवी टॉक शो में शेर अफजल खान मरवत साहब के साथ मौजूद थे। जावेद चौधरी साहब का ये शो था और इसकी रिकॉर्डिंग जारी थी कि इस दौरान ये वाक़या पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि जनाब गुफ्तगू के दौरान शेर अफजल मरवत साहब उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे अफनानुल्लाह साहब की बड़ी तसल्ली के साथ, और उसके बाद फिर देखा हमने कि जी जो रिपोर्ट हो रही है चीज़ के अफनानुल्लाह साहब ने इमरान खान साहब के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो कि काफ़ी गैर मुनासिब थे और मुतनाज़ किस्म के थे। उन्हें यहूदी तक कह दिया और बूट चाटने वाला, और काफ़ी यानी इस तरह की तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू जो थी वो इमरान खान से मुताल्लिक़ की। इस पर जो शेर अफजल खान मरवत साहब हैं उन्होंने जज्बात पे काबू नहीं रखा और वो बिल्कुल एक तरह से जिसको कहते हैं नाकाबिले बर्दाश्त हो गया मंजर उनके लिए, और उन्होंने फिर उठ के खड़े होकर अफनानुल्लाह साहब की पिटाई लगा दी। अब वो कैसी पिटाई लगाई, कुछ लोग कह रहे नीचे गिराया, मुक्के भी मारे, लातें भी मारी, आगे से उन्होंने भी हाथ वाथ चलाया, उन्होंने भी धक्का दिया उन्हें, लेकिन अल्टीमेटली पिटाई हुई है ठीक ठाक, हाथापाई हुई है, लड़ाई हुई है। और फिर उसके बाद जो शो था जाहिर है उसकी रिकॉर्डिंग तो रोक दी गई थी पहले, और उसके बाद फिर दोनों को यहाँ से रवाना कर दिया गया। तो ये सूरत हाल बनी है। अब इस सारे जो शो का सीन डिस्क्राइब किया जा रहा है हर एक की तरफ से, जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उनकी तरफ से भी। अब उसके मुताबिक शेर अफजल खान मरवत साहब का जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि अगर वो मुझे गाली दे देते तो मैं बर्दाश्त शायद कर लेता, लेकिन उन्होंने इमरान खान को गाली दी, और इमरान खान का मैं सिर्फ वकील नहीं हूँ, मैं उनका मुरीद भी हूँ, वो मेरे लिए मुर्शद की हैसियत रखते हैं। तो जब कोई पीर और मुर्शद को गाली देता है तो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होता। आप तनकीद करें लेकिन किसी की तज़हीक ना करें, उसके साथ गाली ना इस्तेमाल करें, वरना फिर जाहिर है कि हर किसी की बर्दाश्त की एक लिमिट होती है और मेरी बर्दाश्त की लिमिट यही थी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने उसकी पिटाई लगा दी। और फिर शेर अफजल मरवत साहब ने यह भी कहा कि मैं पठान हूँ, और जब फिर पठान गाली का जवाब देता है तो वो फिर इसी अंदाज से देता है। एक और बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे तो उर्दू में गाली भी देना नहीं आती कि मैं वापस उन्हें गाली दे सकता, तो इसलिए फिर मेरे खुद ब खुद हाथ चलने लगे और फिर मैंने उनकी ठुकाई लगा दी। बदामी साहब के शो में भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया और उसके बाद भी बारहा, लेकिन किसी भी जगह वो ऐसे शर्मसार नज़र नहीं आए, और उन्होंने बल्कि फ़ख्र महसूस किया है कि अगर कोई गाली देगा इमरान खान को तो उसका यही हाल होगा। तो वो अभी जो उन्होंने किया है वो उसके साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं। अब दूसरी जानिब एक और वो आ जाती होती है फ़ौरन सोशल मीडिया पे ब्रिगेड, जो कि भाषण देने के लिए आ जाती है कि जी देखें ये लोग कितने बदतमीज़ हैं, PTI वाले हाथापाई भी करते हैं, ये मार कुटाई करते हैं, ये जाहिल हैं, ये बद तहज़ीब लोग हैं। तो वो वाली ब्रिगेड भी साथ ही ऑन हो गई
और उन्होंने शुरू हो गए भाषण देने के, जी ये इस तरह से है। अब उनका मौक़िफ़ ये है कि ये एक जाहिलाना तर्ज़ अमल है कि आप हाथापाई इस्तेमाल करें। टॉक शो में आप गुफ्तगू के लिए आते हैं तो आप अपनी बात की वजाहत गुफ्तगू से करें, उससे जवाब दें, बजाय इसके कि आप जो है वो हाथापाई पर उतर आएँ। और अगर अब इसके ऊपर आप एक ओवरऑल मेरा एनालिसिस जानना चाहें कि ये वाक़या क्यों है, कैसे है, तो सबसे पहले तो मैं इस पर एक बात कहूँगी जो मैं अपने प्रोफेशनलिज्म को सामने रख के बात करूँगी कि पहली बात ये है कि ऐसी नौबत ही क्यों आई। सबसे पहला जो इसमें किरदार होता है वो तो मीडिएटर का होता है, एंकर का होता है, होस्ट का होता है। आपको अपने मेहमान जब आप बुलाते हैं तो उनके साथ एक जस्टिफाई किस्म का सलूक करना चाहिए, और जब आप उनको टाइम देते हैं उसमें भी आपको उन्हें एक बराबर का मौका देना चाहिए। प्लस अगर कोई शख्स पहले ही से गुफ्तगू के अंदाज में गैर मुहतात हो रहा है या बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आ रही है तो आपको खुद ही इनिशिएटिव लेते हुए उसको रोकना चाहिए कि भाई आप ज़रा ज़ुबान का इस्तेमाल जो है उसको ठीक तरह से करें। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं ज़ाहिर है जो दूसरा शख्स बैठा है वो उससे एकदम मुश्तिल होकर कोई वो भी आगे से बदतमीज़ी कर सकता है और आगे से हाथ भी उठा सकता है। तो सबसे पहले तो आपने उस एक्शन को रोकना है ना जिसके ऊपर रिएक्शन ना आए। आप एक्शन रोक नहीं रहे हैं, मतलब आपने उनको खुली छुट्टी दे दी कि वो जो मर्जी बक बक करते चले जाएं, और दूसरे बंदे को आप भाषण दे रहे हैं कि भाई तुम बर्दाश्त करते चले जाओ, तो फिर ये भी एक उनकी तरफ से अनफेयर है। तो पहला तो रोल जो होता है वो उसमें अब एंकर का होता है कि उसको चाहिए कि वो अपने प्रोग्राम का टेम्परेचर इस हद तक ना लेकर जाए, पहले ही से मामलात को कूल डाउन करे। अगर उसको लग रहा था कि अफनानुल्लाह साहब एक हद क्रॉस कर रहे हैं तो जावेद चौधरी साहब को उन्हें रोकना चाहिए था और उनको इस बात पे मेंशन करना चाहिए था कि भाई क्या आप किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं भाई ये मेरे शो में। और मेरे शो में अगर कोई एक हद से ज़्यादा मुझे लगता है कि तजावुज़ कर रहा है तो मैं फ़ौरन उसको रोकती हूँ कि भाई आप ज़ुबान का चुनाव, अल्फाज का चुनाव जो है वो ठीक करें। तो ये मेरा ख्याल है अगर चौधरी की तरफ से, जावेद चौधरी की तरफ से ये हो जाता तो शायद मरवत साहब को इस हद तक आगे इंतहाई कदम उठाने की नौबत ना आती, लेकिन वो उनको बैठे देखते रहे। बल्कि जब शेर अफजल मरवत साहब ने उन्हें बीच में रोकने की कोशिश की तो जावेद चौधरी साहब ने उल्टा उन्हें कहा कि आप हार्ड टॉक ना करें और उनको मजीद बर्दाश्त का मुजाहरा करने की नसीहत की। तो फिर अल्टीमेटली उन्होंने भी ठीक ठाक रिएक्शन दिया। अजीब रिएक्शन है, गैर मुनासिब लगता है बज़ाहिर के एक पढ़ा लिखा शख्स हो और वो टीवी स्क्रीन पर बैठा है और वो जनाब ठुकाई लगा दे किसी की, तो देखने में जाहिर है कि ये एक नाखुशगवार सा मामला लगता है। लेकिन उससे पहले कि उसके आप एक्शन को कंडेम करें, पहले आपको उसकी यानी आप रिएक्शन को कंडेम करें, उससे पहले आपको उस एक्शन को भी कंडेम करना होगा। अगर मानना ठीक नहीं है तो फिर गाली देना भी ठीक नहीं है। अगर आप उनको ये कह रहे हैं कि उन्होंने ज़्यादती की है तो फिर ज़्यादती अफनानुल्लाह की तरफ से पहल हुई है। अगर उन्होंने वाक़तन इमरान खान को पहले गाली दी और एक हद से ज़्यादा उनकी तज़हीक करने की कोशिश की, तो मेरे ख्याल से इसमें सबकी गलती है। जावेद चौधरी की सबसे पहले गलती है, अफनानुल्लाह साहब की भी उससे ज़्यादा गलती है, और फिर उसके बाद गलती शेर अफजल मरवत साहब की भी है कि उन्होंने फिर उसको बर्दाश्त नहीं कर सके वो और उन्होंने फिर अपना रिएक्शन दिया। तो ये जो सारा मामला है इसको इसी तरह देखना चाहिए, लेकिन अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ बटोरने और सोशल मीडिया पर वो करने का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। जावेद चौधरी साहब ने इसको बड़ा एक मौका हाथ लगने वाली सिचुएशन जानी है और उन्होंने सोचा है कि इसके ऊपर पूरी एक फ़िल्म बना दें। तो अब वो स्पेशल वीलॉग करके उसमें पूरा अपनी जो उनका एक ख़ास स्टाइल है कहानी बताने का, और उसमें झूठी सच्ची मिर्च मसाले लगा कर जैसे वो बताएंगे वो फिर बताया जाएगा, और फिर उसमें वो हो सकता है वो वीडियो भी चलवा दें ताकि ज़रा ज़्यादा अच्छा उसका रिस्पॉन्स आ जाए। तो इन एनी वे आप ये कह सकते हैं कि जो जावेद चौधरी साहब हैं उन्होंने इसको भरपूर अंदाज से कैश करवाया। इससे पहले भी फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने इन्हीं के शो में बैठकर थप्पड़ लगा दिया था। मेरे ख्याल कादिर साहब थे वो पीपल्स पार्टी के। तो बहरहाल असल बात ये कि जब आप इश्तियाल दिलाते हैं किसी को और अपने प्रोग्राम में सही जगह पे सही लोगों को नहीं बिठाते हैं, और फिर अगर बिठा ही दें तो उनको सही तरह से कंडक्ट नहीं करते हैं शो, उन्हें रोक नहीं पाते हैं, तो फिर ये इस तरह के होते हैं वाक़यात शोज़ में। और फिर उसके बाद आप तो खुश होते हैं कि जनाब अच्छी बात है ये वाक़या हो गया, अब आपको काफ़ी कुछ मिल गया प्रोग्राम में चलाने के लिए। तो बहरहाल ये एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट था। मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर जो है बहुत अब गैर ज़रूरी बात हो, PTI वाले बड़े बगले में जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि शेर अफजल मरवत ने अच्छा किया अफनानुल्लाह की पिटाई करके, और दूसरी तरफ PMLN वाले जो हैं वो उनको बदतमीज़ साबित करने पर तुल गए हैं। तो एक तो इस वाक़े के हवाले से बात हो गई। शेर अफजल मरवत साहब यूँ भी थोड़े आजकल मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही ज़रूरत से जज्बाती हैं। मैंने पहले ही जैसे कहा कि शुएब शाहीन के ऊपर भी जो उन्होंने
एक पूरा ट्वीट किया है जो उनका अंदाज़ है उसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद आज उनका एक और मैंने ट्वीट देखा जिसमें वो आगे का कुछ अपना पूरा लाहेअमल बताते हुए नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने बताया कि जी मैं अब खान साहब से बात भी करूँगा इस सारे मौजू पे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं फ़ौजदारी मुकदमात में ज़मानतों के मामले में इमरान खान के केसेस से कुछ दिनों के लिए ख़ुद को अलग कर लेता हूँ, ताकि ये लोग अपने तरीके से चल सकें और फिर दिखाएं कि इमरान खान साहब को किस तरह ये ज़मानत पे रिलीफ दिलवाते हैं, तो फिर ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर नहीं दिलवाते तो फिर मैं मामलात अपने हाथ में लूँगा। तो बहरहाल अब उन्होंने कुछ इस तरह करके सारे मसले का कुछ अपनी तरफ से एक प्लान बनाया है। वीसी के हामिद खान साहब ये सारे मामला डील कर रहे हैं, पीटीआई के वकला के वही टीम के हेड हैं, तो वो किस तरह इसको सॉर्ट आउट करते हैं, मेरा ख्याल है उनका किरदार बड़ा अहम होगा। अब आ जाते हैं धरना केस के हवाले से, अमल दरामद धरना केस, अमल दरामद नजर सानी केस, उसके ऊपर जी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने आज अदालत लगाई थी, और इस अदालत के लगने से पहले ही 2 दरख्वास्त गुजार तो इसमें से भाग चुके थे, उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली थी और एक ने उसी दौरान ही ले ली। इसमें काफ़ी सारे दरख्वास्त गुजार थे बुनियादी तौर पर, जिसमें इसमें IB भी था, पैमरा भी था, वफाकी हुकूमत, फिर शेख रशीद साहब PTI और MQM, ये तमाम लोग इसमें पिटिशनर थे, और इनमें से 3 दरख्वास्तें वापस ली जा चुकी हैं, पैमरा की भी और IB की भी, और वफाकी हुकूमत ने भी दरख्वास्त वापस ली है, ये कहते हुए कि अमल दरामद की यकीन दहानी हम करवा रहे हैं। तो चीफ जस्टिस साहब इस पर मुख्तलिफ गर्म सर्द किस्म के रिमार्क्स देते रहे प्रोग्राम पूरे इसमें समात के दौरान। मैं बहुत ज़्यादा इसको इसलिए इंटरेस्ट से नहीं फॉलो कर रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा माजरत के साथ कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डनरी किसी डेवलपमेंट की तवक्को नहीं है चीफ जस्टिस से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी इस मौके के ऊपर, और ऐसा हुआ भी। अब लंबी एक तारीख डाल दी गई है तो फौरी तो कुछ होने वाला नहीं है, और जो सबका इंटरेस्ट है इस केस में वो सबसे ज़्यादा इसी बात के ऊपर है कि क्या जो अफवाज पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने जो सियासी किरदार अपनाए हैं उनके ऊपर चीफ जस्टिस साहब अब इस फैसले में, नजरसानी फैसले में क्या कहेंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर वो इसके ऊपर मज़ीद कहते हैं कि नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, तो फिर तो इसमें फैज़ हमीद साहब आ जाते हैं शिकंजे में। तो सबका नज़रें बेसिकली इस वजह से इस केस की तरफ लगी हुई हैं कि ये जो मामला है इसमें फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है, तो क्या ये इस तरफ मामला लेकर जाया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इस तरफ सिचुएशन जाएगी। अब उसकी वजह कुछ भी हो, दरख्वास्तें सारी वापस हो जाएं या अमल दरामद हो जाए या वैसे ही रिजेक्ट हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसी सिचुएशन आती नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता इस केस में शेख रशीद साहब PTI और MQM ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया इस हवाले से कि उन्होंने दरख्वास्तें वापस लेनी है या केस को आगे चलाना है, लेकिन 3 जो फरीक हैं उन्होंने वापस ले ली हैं दरख्वास्तें। लास्टली मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं गैलप सर्वे के हवाले से। वैसे तो इसमें काफ़ी सारे सवालात थे कि सिंध में पीपल्स पार्टी में और सिंध में बलूचिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में कौन कौन हुकूमत बनाएगा, कितनी पॉपुलैरिटी है किस जमात की, और इसके साथ साथ इसमें जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हवाले से भी रेटिंग करवाई गई थी कि जी फ़ौज पे कितने लोगों का ट्रस्ट है, पुलिस पे, अदलिया पे, ब्यूरोक्रेसी पे वगैरह वगैरह, तो उस पर भी एक उनकी रेटिंग थी। और फिर इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ लीडरान हैं उनके हवाले से भी। तो वक्त की कमी के बायस और कुछ मज़ीद में ज़रा डिटेल्स कलेक्ट कर लूँ उस वक्त तक मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ एक क्वेश्चन को फोकस कर रही हूँ, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको अगले वीलॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस बात पर बात करूं कि कौन सा लीडर मकबूल है या नहीं, मैं ये आपको ज़रूर याद दिला दूं कि जो ये मुख्तलिफ सर्वेज़ होते हैं इनमें कुछ सर्वेज़ की तो ज़ाहिर है ऑथेंटिसिटी कोशिश की जाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक इसलिए नहीं कहे जा सकते कि इनमें जो सैम्पल साइज़ है वो बहुत कम होता है। मतलब अब पूरे मुल्क की करोड़ों में आबादी है और आप 1500, 2000, 2500 या इवन 5000, 10,000 लोगों पर भी कंडक्ट करते हैं, तो वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन मुझे तो नज़र नहीं आती। प्लस जो गैलप सर्वे है ये एक ऐसा सर्वे है जो कि हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है, और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये एक फरमाइशी सर्वे होता है, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों का एक जहन बना दिया जाए कि जी आने वाले इलेक्शंस में क्या सूरत हाल हो रही है, लोगों को पहले से ही उसका एक जहन बना दिया जाए। तो ये फरमाइशी सा सर्वे होता है, इसमें ज़्यादातर रिजल्ट्स जो होते हैं वो जेन्युइन नहीं होते। तो बहुत सारे लोगों का इसके बारे में ये ख्याल है। फिर इसके जो सरबराह हैं उनके बारे में भी, गिलानी साहब के बारे में भी बहुत सारे लोग ये कहते रहे हमेशा कि वो ज़्यादातर PMLN के क्लोज समझे जाते हैं। लेकिन ये जो सर्वे आया है ये कितना इसमें फौजरी की गई है, कितनी उसमें 2 नंबरी की गई है, इस बात को अगर मैं एक तरफ रख के सिर्फ इसके रिजल्ट को भी देख लूँ एक सवाल के लिए कि जी कौन सबसे मकबूल लीडर है, तो आपको इसका क्रेडिबिलिटी का भी पता लग जाएगा, और साथ ही साथ इसके इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स भी आप देख लीजिए, उससे भी इंजॉय कीजिए। इस सर्वे के मुताबिक अगर ये 2 नंबर भी है या इसमें कोई 2 नंबरी की गई है, हेरा फेरी की गई है,
उसके बावजूद भी जो इमरान खान साहब की मकबूलियत ये सर्वे बता रहा है वो 60% बता रहा है। जबकि दूसरे नंबर पर साद रफ़ीक साहब की, ये सॉरी गलत बोल गई मैं, साद रिजवी साहब की जो मकबूलियत है वो बता रहा है, तहरीक लब्बैक के जो सरबराह है। तो अब ये बड़ा एक अचंभे की बात लगती है कि दूसरे नंबर पर सीधा सीधा साद रिजवी आ गए हैं। मतलब अगर आप वैसे देख लें तो ठीक है, उनकी पॉपुलैरिटी हो सकती है, लेकिन वोटिंग की शरह उनकी इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन इनकी जो वो बता रहे हैं पॉपुलैरिटी, वो 38% बताई जा रही है सर्वे के मुताबिक। अब आपको सबसे ज़्यादा हैरानगी होगी, तीसरे नंबर पर जो शख्सियत मौजूद हैं वो परवेज़ इलाही साहब हैं, जिनकी 38% तकरीबन साद रिजवी साहब के बराबर ही पॉपुलैरिटी है। कुछ पॉइंट्स का शायद डिफरेंस है, इसलिए नंबर 3 पे शो हो रहे हैं। और उसके बाद फिर जनाब कुरैशी साहब हैं जो कि 37% पर हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब। और फिर कहीं जाके बारी आती है नवाज शरीफ साहब की जो 36% पर हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि परवेज़ इलाही साहब जो कि अभी कुछ दिन पहले ही पीटीआई में शामिल हुए हैं और इतने ज़्यादा कभी भी मकबूल नहीं रहे हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने ये जो पूरा एक पीछे पीरियड गुजारा है जेल में और जिस तरह से वो पीटीआई के साथ खड़े रहे हैं, अपने मौक़िफ़ के साथ, इमरान खान के साथ खड़े रहे हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी में भी हैरत अंगेज़ इजाफा हुआ है। और उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो इवन नवाज शरीफ साहब से भी ज़्यादा है, शहबाज शरीफ साहब से भी ज़्यादा है, फजलुर रहमान साहब से, जरदारी, बिलावल, मरियम, इन सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो परवेज़ इलाही साहब की हो गई है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे याद आ रहा है कि मैंने कल साबिर शाकिर साहब का एक पोल देखा था जो उन्होंने ट्विटर पे कंडक्ट किया था, एक्स पर, और उसमें उन्होंने पूछा हुआ था कि आप पंजाब का वज़ीर आला किसको देखना चाहते हैं। तो उसके रिजल्ट भी बड़े इंटरेस्टिंग थे कि कोई 96% लोग जो थे वो परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब देखना चाह रहे थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो इमरान खान के कैंप में आके खड़ा हो रहा है उसकी पॉपुलैरिटी कैसे ऊपर जा रही है और जो उनको छोड़ रहा है वो कैसे एकदम ज़मीन पर आ रहा है। तो इस वक्त इस तरह का उनका सितारा चल रहा है। तो परवेज़ इलाही साहब जो है वो जी इस वक्त नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा मकबूल हैं और शाह महमूद कुरैशी से भी वो तो नंबर ले गए हैं। और शहबाज शरीफ साहब 35% पर हैं, मरियम नवाज साहिबा फिर 34% पर हैं, और इसी तरह से फिर बाकी जो लोग हैं वो पीछे पीछे चलते आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो मकबूलियत है वो स्टिल इमरान खान साहब की है जो कि 60% है। तो वैसे तो इससे ये भी साबित हो रहा है कि अगर इमरान खान अकेला ही अभी भी, इसका मतलब है इन सब के ऊपर भारी है। एक तो पहली चीज़ ये साबित हो रही है। दूसरी चीज़ ये कि अभी भी मैं समझती हूँ कि इस सर्वे में बाकायदा कुछ गड़बड़ है और ये कोई इतनी ट्रू रिप्रेजेंटेशन शो नहीं कर रहा। और बाकी तो ज़ाहिर फैक्ट्स जो हैं वो तो फिर इन दी एंड इलेक्शन से ही पता चलते हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हम जाके देखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो उसमें हमें कुछ डिफरेंट सूरत हाल नज़र आती है। कम से कम साद रिजवी दूसरे नंबर पे तो कहीं पे भी मुझे नज़र नहीं आते। लेकिन बहरहाल जी ये था इस सर्वे का रिजल्ट। इसके ऊपर आप कुछ लोग भंगड़े डालेंगे, लेकिन ये सर्वे जो है PMLN की मीटिंग में शेयर ज़रूर हुआ है और वहाँ पर इसके ऊपर डिस्कशन भी हुई है और फिर सोच में पड़ गए हैं कि इतना कुछ करने के बावजूद भी इमरान खान स्टिल इनसे ज़्यादा मकबूल है। इस सर्वे के हवाले से जो बाकी सवाल आते हैं उस पर अगले वीडियो में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।